वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टर्म देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और आइसोमर्स देखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, और नोमेनक्लेचर भी सीख लिया था। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसी बॉन्ड्स होती हैं। हमें कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि क्यों कुछ ही कंपाउंड्स, कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को शो करते हैं, क्यों इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इनका एक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट क्यों होता है, और क्यों इनकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इतनी अलग होती है, इतनी स्पेशल होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। तो ये सब समझने के लिए, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्ड्स कैसी हैं, ये बताने के लिए कई सारी थ्योरीज आई, जिनमें कुछ हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो इसमें से हमें इस चैप्टर में VBT और CFT ये दोनों ही पढ़नी है। MOT हम पढ़ चुके 11th क्लास में, और लिगेंड फील्ड थ्योरी है नहीं अभी सिलेबस में। चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। सबसे पहले इसे वर्बली समझते हैं, उसके बाद जाएंगे इसकी थ्योरी पार्ट पर। सबसे पहली बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। थ्योरीज हम लाते ही इसलिए हैं जिससे कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बिहेवियर का पता चले, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजिशन मेटल्स के एटॉमिक नंबर्स पता होना चाहिए, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम्स हैं ये पता होना चाहिए, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल से। अब शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को समझना। जैसे कि ये एक कंपाउंड है CONH3 होल 6 टाइम्स, और कोऑर्डिनेशन पेयर पर चार्ज है +3। इसकी हम बॉन्डिंग देखते हैं ये किस तरह से बना हुआ है। इससे पहले हम मेंशन करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम में कि आउटर मोस्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये एग्जाम्पल्स में ही ध्यान देते चलें तो आपको याद होते जाएंगे। कोबाल्ट की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और इसकी s ऑर्बिटल पूरी भरी रहती है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और d ऑर्बिटल में रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस वजह से 3 इलेक्ट्रॉन गायब हैं। इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो नहीं रहते वो जाते हैं 2 s ऑर्बिटल में से और 1 d ऑर्बिटल में से, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल में बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम अरेंज कर देंगे इस तरह से, आपको पता होना चाहिए कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इन बॉक्सेस में, उसके बाद जब एक बार पूरे भर जाते हैं उसके बाद दूसरी स्पिन वाला फिल किया जाता है पहले बॉक्स में। मतलब कि पेयर तब बनाए जाते हैं जब एक बार पूरे बॉक्सेस एक इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ये तब होगा जब कोबाल्ट अकेला है। कोबाल्ट अकेला इस तरह से अरेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके इस टाइप से जमे होंगे। लेकिन उसके बाद NH3 आ जाएगा। NH3 जब आएगा तो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हो जाएंगे। जो ये अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये पेयर में हो जाएंगे NH3 के आने की वजह से, और 2 d ऑर्बिटल्स खाली रह जाएंगी। ये 2 ऑर्बिटल्स और s की ऑर्बिटल और p की ऑर्बिटल ये सारी मिलकर हाइब्रिडाइज हो जाएंगी, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेंगी जिसका नाम होगा D2sp3, क्योंकि 2 d है, एक s है और 3 p है। ये D2sp3 हाइब्रिड बन जाएगी, और इसमें जाएंगे वो पेयर्स जो NH3 के हैं। NH3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, वो सारे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और क्योंकि ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तब ये पैरामैग्नेटिक होता। पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। और अगला पॉइंट जो इसमें याद रखना है वो ये है कि क्योंकि इसमें अंदर वाली d ऑर्बिटल, ये वाली d ऑर्बिटल यूज हुई है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये इसलिए क्योंकि इसमें अंदर वाली d ऑर्बिटल का यूज हुआ है, इसलिए इनर ऑर्बिटल। लो स्पिन, स्पिन भी लो है इसकी अंदर की वजह से, और या फिर स्पिन पेयर्ड, ये सारे पेयर्ड है इसलिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखते हैं COF6 होल 3 नेगेटिव।
इसमें क्या होता है कि इसमें भी सबसे पहले हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन्स भर सकें। इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में से और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में से चला जाएगा। इसीलिए d ऑर्बिटल में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस तरह से पेयर हो जाएंगे। सेम हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था, इतना सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो ये है कि क्योंकि वहाँ पर अमोनिया का ग्रुप था उसकी वजह से ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए थे, लेकिन यहाँ पर F6 है, फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवा पाएगा और ये एज इट इज रहेंगे, जिस वजह से कोई भी d ऑर्बिटल अब हाइब्रिड नहीं बनाएगी, कोई भी इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिड नहीं बनाएगी। बाकी ये बची हुई s p और अगली वाली d ये सारी एक हाइब्रिड बनाएंगी, एक s 3 p और 3 ही d ऑर्बिटल्स आएंगी। क्योंकि यहाँ पर 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं इसलिए 6 ऑर्बिटल्स यूज होंगी, एक s 3 p और 3 d। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पेयर में इन ऑर्बिटल्स में एंटर कर जाएंगे और कुछ इस तरह से कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि F ने क्यों इन्हें पेयर नहीं करवा पाया और अमोनिया ने क्यों किया। तो ये आप देखेंगे आगे चल के चैप्टर में कि कौन से लिगेंड्स ये करवा सकते हैं, पेयर बनवा सकते हैं और कौन से नहीं। अभी बढ़ते हैं कि इस एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाकर हम क्या क्या जानकारी ले पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक। सेकेंड थिंग कि इसमें बाहर वाली डी का यूज़ हुआ है ना कि अंदर वाली डी का, इसलिए ये एक आउटर ऑर्बिटल का या फिर हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है या फिर कहें स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ये इसके नाम हो जाएंगे क्योंकि इसमें बाहर वाली डी का यूज़ हुआ है ना कि अंदर वाली डी का, इसीलिए ये है एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं NiCl4 होल 2 नेगेटिव का। अगेन वही जैसा कि आपको याद होगा ही, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर निकल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और निकल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि d ऑर्बिटल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि +2 स्टेट में है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे पहले s ऑर्बिटल में से। s ऑर्बिटल में 2 ही रहते हैं तो s ऑर्बिटल इसकी खाली रहेगी और d में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कन्फिग्रेशन होगा कुछ इस तरह, 3d में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और s इसकी खाली रहेगी। यहाँ केमिस्ट्री के बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट लगेंगे जो कि आपने 11th या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ये ऑर्बिटल्स भरने में पहले 4s भरी जाती है उसके बाद 3d, इसीलिए 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर कोई मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन्स 2 जो गायब हैं वो 4s में से गायब है ना कि 3d में से, क्योंकि 4s पहले भरी जाती है 3d से, इसलिए 4s यहाँ पे खाली होगी और निकल के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d ऑर्बिटल में। उसके बाद देखते हैं यहाँ कौन सा लिगेंड है, यहाँ पर है Cl। तो फिर से ये बात आपको याद रखनी होगी कि क्लोराइड इसके इलेक्ट्रॉन्स को, निकल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करवा पाएगा जिससे कि वो अनपेयर्ड रहेंगे, जितने अनपेयर्ड हैं इसी तरह से रहेंगे। इस वजह से अगली s और 3 p, तीनों p ऑर्बिटल और एक s, क्योंकि यहाँ क्लोराइड 4 है इसलिए बस 4 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक s और 3 p मिलकर हाइब्रिड बना लेंगी और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स के पेयर क्लोराइड के आ जाएंगे इस हाइब्रिड में जो कि sp3 है। इस सब से आपको अभी तक ये समझ तो आ जाना चाहिए कि कैसे sp3 होता है, कैसे d2sp3 होता है और कैसे sp3d2 होता है। कैसी हाइब्रिड बनेगी ये डिपेंड करता है लिगेंड्स पे कि लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा पा रहा है या नहीं। अगर पेयर करवा देगा तो d ऑर्बिटल भी हाइब्रिड में शामिल हो जाएगी, नहीं कर पाएगा तो s से स्टार्ट होगा हाइब्रिड बनना। यहाँ sp3 हाइब्रिड बनी। sp3 हाइब्रिड का मतलब होता है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, जहाँ एक s और 3 p होती है तब बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगेन इस सब से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक। MOT बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैग्नेटिक बिहेवियर को फाइंड करने के लिए, जैसे कि आपने इन एग्जांपल्स में देख ही लिया कि कितने इजीली हम बता सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। वैसे ही अगला एग्जांपल है NiCO होल 4 का। इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये इसलिए
क्योंकि CO भी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा। एक्चुअली यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर न्यूट्रल है, मतलब निकल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D में और 2 होते हैं S में, तो वो उतने ही रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन CO पेयर करवा देगा, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयर करवा देगा, मतलब जो S में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो D में चले जाएंगे और पूरी D ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाएगी, भर जाएगी। इसीलिए इसमें भी हाइब्रिड बनेगी sp3, जो CO के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं CO के, वो sp3 में चले जाएंगे और D ऑर्बिटल पूरी भरी रहेगी, जिसकी वजह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बन जाएगा। एक बार और समझिए इसे, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिस वजह से उसकी D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और S में 2, लेकिन CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयर करवा देगा। S में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों D में चले जाएंगे, जिससे D पूरी भर जाएगी, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और S हाइब्रिड बना लेगा बाकी 3 P के साथ मिलकर sp3, जिसमें कि CO के मॉलिक्यूल्स CO के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स चले जाएंगे, जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स होगा डायमैग्नेटिक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि NiCN4 और होल पर चार्ज है 2 नेगेटिव, जिससे कि हम निकाल सकते हैं कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब कि S में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे और D में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयर करवा देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। एक D हाइब्रिड के लिए बच जाएगी, ये D उस S बची हुई S और 2 P के साथ हाइब्रिड बना लेगी TsP2। सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स की नीड है क्योंकि CN के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 4 ही ऑर्बिटल लेंगे, P 2 ही लग पाएंगी क्योंकि एक D है यहाँ पर, एक D, एक S और 2 P, जिससे कि DsP2 हाइब्रिड बन जाएगा। इन 4 ऑर्बिटल्स में CN के इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से, और यहाँ हम देखते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स होगा डायमैग्नेटिक। और दूसरी बात कि क्योंकि इसकी हाइब्रिड DsP2 है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होगा स्क्वायर प्लेनर। जब sp3 थी हाइब्रिड तब होता था टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर DsP2 है तब होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ये आप समझ गए होंगे कि कब एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा और कब टेट्राहेड्रल। ये सब बॉन्डिंग की वजह से होता है। MOT से हमने ये देख लिया कि कब स्क्वायर प्लेनर, कैसी बॉन्डिंग पर स्क्वायर प्लेनर बनेगा और कब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरी बात हमने सीखी कि कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा एक कॉम्प्लेक्स। ये दोनों बातें हमने MOT से सीखी। आई होप आप MOT का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसमें बची हुई है थोड़ी सी थ्योरी जो एक्चुअली कंफ्यूज ही करती स्टूडेंट्स को ज़्यादातर। ये सब आपने 11th में भी पढ़ा होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये बस एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वेव इक्वेशन की। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, मतलब कि कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के होने की, बस ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। और अब देखते हैं ये स्टार्टिंग वाली इंट्रोडक्शन थ्योरी VBT की। इसमें दिया है कि मेटल एटम लिगेंड के इन्फ्लुएंस में अपनी N-1D, NS, NP या फिर NS, NP और ND ऑर्बिटल्स, जो हमने दोनों ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देख ली, या फिर उसमें N-1D लगती है जैसे 3D देखी थी, 4D और 4P, या फिर 3S, 4P, 4D, ये वाली ऑर्बिटल्स से बने हो। हमने दोनों ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखी, या तो अंदर वाली D लगेगी या फिर बाहर वाली D लगेगी S और P के साथ। और इन ऑर्बिटल्स को मिलाकर जो हाइब्रिड बनेगी वो होगा एक सेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का, जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब हम पढ़ चुके। सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का मतलब है कि सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाएगी। वैसे D ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है, S की अलग, P की अलग, लेकिन हाइब्रिड बनने के बाद सभी की एनर्जी सेम हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगी लिगेंड की ऑर्बिटल से, जैसे कि मैंने आपको बताया ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करती हैं। ओवरलैप करके ये उस ऑर्बिटल में, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर देती हैं। ये सब हमने
पढ़ लिया कि sp3 बनी तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, sp3d के लिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल। याद रखिए sp3d के लिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 के लिए भी ऑक्टाहेड्रल। तो VBT क्या है? ये कुछ भी नहीं, बस कि लिगेंड के इन्फ्लुएंस में एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगी जिसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी और एनर्जी सेम होगी। उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स को एक शेप मिलेगा और उसके कॉन्फ़िगरेशन से हम बता पाएंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ये हमने पहले ही पढ़ ली हैं, समझ ली हैं क्या होती हैं, पर इस पैराग्राफ में जो दिया है वो आप अगर VBT के थ्रू जाएं आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर इसमें आप अलग से याद कर सकते, मतलब बिना निकाले आप याद रख सकते हैं कि इन कंपाउंड्स के, इन एलिमेंट्स के लिए ऐसा होगा मैग्नेटिक बिहेवियर। अलग से आपको याद करना हो तो उसके लिए है ये पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे मैग्नेटिक बिहेवियर पता लगाया जाता है। इसको देखकर हम स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता होने के बाद स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर पता होने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किस तरह से ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे कि TiV और क्रोमियम, ये तीनों ही जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक्चुअली Ti के में 2 होते हैं d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, V में 3 होते हैं और क्रोमियम में 4 होते हैं, लेकिन क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 2 S में से पहले से जा चुके और एक D में से भी जा चुके, तो Ti में जब D में 2 होते हैं एक्चुअल में फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसी Ti की जब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तब D में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही V में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और D में होगा 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन D में से जा चुका और 2 S में से जा चुके। तो जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब 1, 2 या 3 D में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब अंदर वाली 2 D ऑर्बिटल्स वैकेंट की जा सकती है ही एक्चुअली। जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों D में तब अंदर की D ऑर्बिटल अवेलेबल होगी, वैकेंट होगी। तो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए अंदर के D ऑर्बिटल्स का यूज़ किया जा सकता है बाहर के S और P के साथ, मतलब 3D 4S और 4P से मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन बनाया जा सकता है। और इन तीनों टाइप के आयन से बनाए हुए कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर सेम होगा और उनकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी सेम टाइप की बनेंगी, क्योंकि तीनों में ही 2 वैकेंट D ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए D ऑर्बिटल में या उससे ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो जाए D ऑर्बिटल में, तो 2 D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगी हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए डायरेक्टली। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वो पेयर करवा दे तब तो हो सकता है, पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से D4, D5 और D6 वाले केस में D ऑर्बिटल मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब पेयरिंग हो जाए, और ये पेयरिंग के बाद या तो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच सकता है या 2 या 3, मतलब कुछ भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा भी हो सकता है। D4, D5 और D6 के केसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रोमियम जब 2+ में हो, मैंगनीज जब 3+ में हो तब D4 कन्फिग्रेशन होगा, मैंगनीज 2+ में हो और आयरन 3+ में हो तब D5 होगा, और आयरन 2+ में और कोबाल्ट 3+ में तब D6 होगा। ये सब आप याद कर लीजिए कि किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हो मतलब 3+ या 2+ हो तो उसका मतलब कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गायब हैं, तो वो पहले जाएंगे S ऑर्बिटल से, उसके बाद D ऑर्बिटल से। बिना VBT के जब हम देखें तो D6 वाले आयंस बिल्कुल सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जैसा कि मैग्नेटिक डाटा हम मैथमेटिकली निकालते हैं उसकी तरह D6 वाले आयंस निकाल रहे थे। लेकिन D4 और D5 वाले आयन थोड़े कॉम्प्लिकेशंस शो कर रहे थे, जैसे कि ये दोनों कंपाउंड MnCN6 और MnCl6, ये दोनों ही एक जैसे कंपाउंड है दिखने में, लेकिन MnCN6 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि MnCl6 में
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आया क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से मेजर किया जाता है, इसलिए इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आ रहा है। ऐसे ही FeCN6 इसका मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, मतलब यहाँ सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि FeF6 इसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली COF6 इसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और COC2O4 होल 3 ये डायमैग्नेटिक है, मतलब ये डायमैग्नेटिक वो पैरामैग्नेटिक, जबकि ये लगभग सेम कंपाउंड्स थे। ये सब क्यों हो रहा है, ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये हमने देखा VBT से कि कुछ लिगेंड्स इनर ऑर्बिटल बनाते हैं जबकि कुछ आउटर ऑर्बिटल। इन सारे एग्जाम्पल्स में MnCN6, FeCN6, COC2O4 होल थ्राइस, ये तीनों इनर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स थे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन थी D2sp3, जबकि आगे वाले सारे ये हेलोजन लिगेंड वाले ये सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 थी, और ये पैरामैग्नेटिक थे 4, 5 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिस्पेक्टिवली, मतलब MnCl6 में 4, FeF6 में 5 और COF6 में 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे। ये इसलिए क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो हमने देखे वो भी सारे सेम नहीं थे। इनमें से भी ये MnCN6 और FeCN6 ये दोनों पैरामैग्नेटिक थे, और ये लास्ट वाला COC2O4 होल थ्राइस ये डायमैग्नेटिक था। ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब हमने देखा VBT के थ्रू कि ये कैसे होता है, कैसे इनमें डिफरेंस आ जाता है। ये सब अलग से रटने से बेटर है कि आप VBT सीखें, आप ये सीखें कि किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, उससे आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से सीखें। इसमें पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 5.9 bm, ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंगनीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसकी s ऑर्बिटल वैकेंट है। पता ये लगाना है कि Br इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा सकता है या फिर नहीं। अगर पेयर करवा दिया तो कॉम्प्लेक्स होगा DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर, और अगर नहीं करवा पाया तो होगा sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है मैग्नेटिक मोमेंट है 5.9 bm। तो इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि 5.9 bm है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना हो, मतलब कि जब कोई भी इनर d ऑर्बिटल का ऑर्बिटल ना हुआ हो और सारे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हों। तो इससे हम ये समझते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये टेट्राहेड्रल होगी, ना कि स्क्वायर प्लेनर। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमेशा की तरह केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी आई उसकी लिमिटेशन ज़रूर होती है, इसकी भी देखते हैं। इस थ्योरी से हम स्ट्रक्चर बनाना तो सीख गए, मैग्नेटिक बिहेवियर देखना भी सीख गए, पर इसमें शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जो कि हैं पहली, इसमें हमें बहुत एजम्पशन एजम्पशन करने पड़ते हैं। पहला तो यही कि ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब असम्पशन है। दूसरी बात ये कि इससे हम क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी अमाउंट नहीं बता सकते मैग्नेटिक डाटा, मैग्नेटिक बिहेवियर की, मतलब कि हम बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, मगर हम क्वांटिटी नहीं बता सकती, कितना मैग्नेटिक कितना मैग्नेटिक डाटा हम नहीं बता सकते। इससे कलर नहीं बताया जा सकता, इससे स्टेबिलिटीज नहीं बताई जा सकती, कितना स्टेबल होगा कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक स्टेबिलिटीज, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इससे हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। हमें अगर पता लगा कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं लिगेंड्स के, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर, तो ये हम VBT से नहीं पता लगा सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा वीक लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, कौन सा पेयर करवा पाएगा, कौन सा नहीं। ये सब समझाने के लिए आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।